Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 67 ट्यूमर इम्यूनिटी। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में कुछ है इतना खास नहीं कि क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो भी शॉर्ट होने वाली है। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम ट्यूमर को डिटेक्ट करता है, किस तरह से ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, और यही जो ट्यूमर को मारने के, कैंसर को मारने वाले जो मैकेनिज्म्स होते हैं, ये इम्यूनोथेरेपी का बेस बन जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्यूमर को किस तरह से रिकॉग्नाइज करता होता है, ट्यूमर के कौन कौन से एंटीजन्स होते हैं। तो ट्यूमर के हमने दो टाइप के एंटीजन पढ़ने हैं। पहला है ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, दूसरा होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन एंड अल्फा फीटो प्रोटीन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। नॉर्मली ये कहता है कि जो मलिग्नेंट सेल है, क्योंकि मलिग्नेंट सेल से ही कैंसर फैलेगा, बेराइन से कैंसर थोड़ी होता है। जो मलिग्नेंट सेल होती है उनके जो सेल के जो सरफेस के ऊपर जो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रिसेप्टर या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारी बॉडी के होते हैं। तो हमारे टी सेल को ये नहीं पता चलता है कि हमारी बॉडी के सेल है, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल है या हमारी बॉडी के सेल नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ मलिग्नेंट ट्यूमर के ऊपर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन्स होते हैं। ये ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन मलिग्नेंट सेल के सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, और जब ये सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के होस्ट सेल, चाहे बी सेल हो चाहे सी सेल, और हाँ टी सेल और बी सेल में सी सेल तो होते ही हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स या टी और बी सेल इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इनको टी सेल इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी बॉडी के नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नॉन सेल्फ या फॉरेन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स इनके अगेंस्ट आ जाएगा ताकि मैलिग्नेंट कैंसर को मज़ीद फैलने से रोका जा सके या मैलिग्नेंट कैंसर को बनने से ही रोका जा सके। अब ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, जिसको न्यू एंटीजन या न्यू एंटीजन भी बोलते हैं, NEO वाला न्यू या NEW वाला न्यू या ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। अब ये वाले हाईली स्पेसिफिक हो सकते हैं। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक कैसे कि कोई एक स्पेशलाइज्ड ट्यूमर होगा, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड TAA होगा जो दूसरे ट्यूमर सेल से, दूसरे मैलिग्नेंट सेल से डिफरेंट होगा। लेकिन कुछ के पास ऐसा पैटर्न होता है जो काफ़ी सारे ट्यूमर में शेयर होता है। तो बिल्कुल वही वाली एग्जाम्पल होगी अडाप्टिव इम्यून सिस्टम या इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक हो गया। कैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये कुछ ट्यूमर करवा देता है, कुछ कैंसर करवा देता है। अब इनकी वजह से जो ट्यूमर होता है, जो ट्यूमरस मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, उनके पास जो TAA होता है वो दूसरों के साथ क्रॉस रिएक्ट कर सकता होता है, क्योंकि इसका जो TAA है वो दूसरे कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड होता है। कि अगर सेम वायरस की स्ट्रेन ने दो सेल को मैलिग्नेंट पहुंचा दिया है, जैसे सेल 1 मैलिग्नेंट है, जैसे ये वाला सेल मैलिग्नेंट है, ये वाला सेल मैलिग्नेंट है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो TAA होगा वो इसके TAA से क्रॉस रिएक्ट कर सकता होता है। क्रॉस रिएक्शन देखने को मिल सकते होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो TAA है वो जनरल भी हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया TAA न्यू एंटीजन। इसके बाद है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन। कुछ ऐसे ह्यूमन के ट्यूमर्स होते हैं जिनके पास ऐसे एंटीजन होते हैं जो फीटल लाइफ में एक्सप्रेस होते थे। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोटीन्स थी जो फीटल लाइफ में ही एक्सप्रेस होती थी, अपने अडल्ट के अंदर एक्सप्रेस नहीं होती। इसका मतलब जो कैंसर सेल है वो स्विच कर जाती है फीटल प्रोटीन की तरफ एज कम्पेयर टू अडल्ट नॉर्मल सेल। वो कौन कौन से एंटीजन होते हैं? पहला है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक, कार्सिनो कैंसर करवाने वाला। एम्ब्रियोनिक लाइफ में कोई एंटीजन मॉलिक्यूल होगा। ये वाला एंटीजन किस कैंसर के अंदर ज़्यादा होता है? कोलोन के कैंसर में, पेनक्रियास के कैंसर में, ब्रेस्ट के और लीवर के। नॉर्मली कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन फीटस के अंदर होता है, अडल्ट के अंदर नहीं होता। नॉर्मली फीटस के गट के अंदर, लीवर के अंदर, जब भी गट का कैंसर कोलोन होता है, लीवर का कैंसर लीवर के कैंसर हो सकता है, पेनक्रियास का या नॉर्मल ब्रेस्ट के अंदर होता है। तो अगर हम इस एंटीजन को पहचान लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कैंसर आ चुका है, क्योंकि ये फीटल एंटीजन को एक्सप्रेस करना शुरू कर रहा है। ठीक हो गया। और अगर हम सर्जरी करेंगे तो सर्जरी करने के बाद अगर इस कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का लेवल कम देखने को मिले तो हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्यूमर मजीद नहीं फैल रहा। लेकिन अगर इसका लेवल ज़्यादा हो रहा है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक का, तो इसका मतलब मैलिग्नेंसी हो रही है, बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसी हो रही है। तो ये वाला जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है ये इंडेक्स के तौर पे काम आता है फॉर द असेसमेंट ऑफ कार्सिनोमा, स्पेशली कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, पेनक्रियास, ब्रेस्ट और लीवर का। इसके बाद अल्फा फीटोप्रोटीन है। अल्फा फीटोप्रोटीन किस कैंसर में ज़्यादा आती है? अल्फा फीटोप्रोटीन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में ज़्यादा आती है। इसके साथ साथ टेस्टिकुलर ट्यूमर में भी आ जाती है। ये किस चीज़, ये नॉर्मली फीटस के लीवर प्रोड्यूस करता होता है, और ये हमारे नॉर्मल सीरम में ना होने के बराबर या काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है, ये दूसरी कंडीशन के अंदर भी आना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक ट्यूमर के जो जीन्स होते हैं, ठीक है,
या एंटीजेंस होते हैं मैलिग्नेंट सेल के ऊपर, उनके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। मोनो का मतलब सिंगल, क्लोनल एक ही पैरेंट सेल से मल्टीपल डॉटर सेल बन रही है, तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। बी सेल के लिम्फोमस में क्या होता है कि इसके एंटीजन के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किसी टॉक्सिन के साथ कपल्ड कर दे, फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया टॉक्सिन है, ठीक है, तो वो ट्यूमर सेल को तो मारना शुरू कर देगी, और हम इससे कैंसर थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। इन विट्रो वगैरह देखा गया अब तक। तो इन शॉर्ट आपने कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन और अल्फा फीटोप्रोटीन, इसका आपने याद रखना है कि ये किन कैंसर में ज़्यादा आते होते हैं। एक था हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और दूसरा कोलोन, लिवर, ब्रेस्ट और पैनक्रियास। अब ट्यूमर के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी आती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से होता है। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जो नॉन सेल्फ ट्यूमर सेल को मारेगा वो टी सेल आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं जो ट्यूमर को मारते हैं। नेचुरल किलर सेल जो या तो ट्यूमर सेल को डायरेक्टली मार देगा, डायरेक्टली परफोरेंस और गैलेंजाइम वाला हमने पढ़ा था, या फिर ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी से मार सकता है। दूसरे सेल है CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल, और तीसरे हमारे हेल्पर सेल्स होते हैं जिन्होंने साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने होते हैं। मैक्रोफेजेस ये भी एंटीजन के स्पेसिफिक वगैरह काम करते होती है। और आगे चल लेते हैं जनरली किस तरह से रिस्पॉन्स आता है। जनरली कहती है कि अगर ट्यूमर एक है या फ्यू ट्यूमर है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो उसको फैलने से रोक देगा। लेकिन एक तरफ से तो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ से जो कैंसर सेल होगी वो भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की कोशिश करेगी, उससे बचने की कोशिश करेगी। ट्यूमर सेल किस तरह से करते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ट्यूमर सेल जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के साथ जो कॉम्प्लेक्स होती है TAA, इनकी एक्सप्रेशन को कम कर देगा। जब इनकी एक्सप्रेशन TAA की कम हो जाएगी, TAA क्या है, ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, न्यू एंटीजन, जब इनकी एक्सप्रेशन कम होगी तो हमारी बॉडी जैसे सेल जैसा बिहेव करेगी। उसके साथ साथ ट्यूमर्स कुछ सॉल्युबल फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम इंडोलामीन 2,3 डाइऑक्सीजनेस, ये क्या करता है, ये इम्यूनो सप्रेसिव ल्यूकोसाइट की, स्पेशली जो हमारे रेगुलेटरी टी सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, सप्रेस करते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करता है, फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ लाइगेंड और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन, ये करते क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, नेचुरल किलर सेल की एक्शन को या इनके फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो इनके फंक्शन को इनहिबिट करके, ठीक है, या फिर TAA को एक्सप्रेस ना करके या एंजाइम प्रोड्यूस करके जो साइटोटॉक्सिक नहीं बल्कि रेगुलेटरी टी सेल को एक्टिवेट कर देता है, फिर रेगुलेटरी टी सेल आगे इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है। तो ये 3 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ट्यूमर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इवेट करता है इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को। इस ट्यूमर के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ भी बनना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो ट्यूमर को मारना शुरू कर देती हैं, उनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। कुछ ऐसी है जो ब्लॉक कर देती है, किस चीज़ को ब्लॉक कर देती है, कि जो ट्यूमर की रिकॉग्निशन होती है हमारे होस्ट सेल से, ठीक है, उसको ब्लॉक करना शुरू कर देती है। जब उसकी रिकॉग्निशन कम से कम होगी तो ये असल में ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ा देती है। तो एंटीबॉडीज़ 2 तरह की है, कम करने वाली और एक बढ़ाने वाली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैंसर की इम्यूनोथेरेपी। सबसे पहला जो यूज़ की गई थी जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए वो BCG वैक्सीन थी। B से बैसिलस, C से कैलमेट, C से ग्यूरिन। ये बोवाइन माइकोबैक्टीरियम के लिए इस्तेमाल होती थी BCG वैक्सीन। अभी होता क्या था कि अगर BCG वैक्सीन को ऐसी लीजन्स में जहाँ पे कैंसर की वजह से हुई थी, स्किन के अंदर स्किन मेलानोमा, ब्लैडर का कैंसर, तो वहाँ पर इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन करवा देती थी, जिसकी वजह से ट्यूमर की रिग्रेशन होती थी। तो पहला जो ट्रीटमेंट है वो BCG, जो लॉन्गेस्ट यूज कैंसर इम्यूनोथेरेपी है। दूसरा इंटरल्यूकिन 2 है। इंटरल्यूकिन 2 ये भी मेलानोमा या रीनल सेल कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी भी आ जाती है क्योंकि ये सिस्टेमिक लेवल के ऊपर इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच क्या थी कि ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट का यूज़ करें। किस तरह से, कि आपको पता है कि जब भी कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल को मारने के लिए नेचुरल किलर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल और हेल्पर सेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इन लिम्फोसाइट को किसी सर्जिकली रिमूव कैंसर से क्या कर ले, रिकवर कर ले, उनकी कल्चरिंग करे, उनकी तादाद को बढ़ा दे और फिर उसी कैंसर वाले पेशेंट के अंदर डाल दे, तो ये लिम्फोसाइट उस कैंसर को ग्रो करने से रोक देंगे। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आपको पता है कि जो कैंसर सेल है हमारी मैलिग्नेंट सेल होती है, ये 2 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन 4 और PDL1 प्रोग्राम सेल डेथ लाइगेंड 1। ये दोनों चीज़ें क्या कर रही थी, ये दोनों साइटोटॉक्सिक टी सेल या नेचुरल किलर सेल के एक्शन को ख़त्म कर रही थी। तो अगर हम इन्हीं 2 चीज़ों को ब्लॉक कर दें एंटीबॉडी से तो हम इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस होने से रोक सकते होते हैं। तो अगला मैकेनिज्म क्या है,
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CTL1A4PD1, ठीक है। तो चेक पॉइंट के तौर पे काम आती है, तो इनको बोलती है चेक पॉइंट ब्लॉकेड इम्यूनोथेरेपी। फाइनली लास्ट जो सक्सेसफुल अप्रोच की थी, जो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा की तरह इस्तेमाल होती थी, वो किस तरह से करते थे कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर मोडिफाइड या कार्ड सेल, ये वो सेल है जो हमारी ल्यूकेमिक बी सेल के ऊपर प्रोटीन को टारगेट करते थे, ठीक है। ये करते क्या थे, उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते थे। फॉर एग्जांपल CD19 प्रोटीन है जो बी सेल लिम्फोमा के अंदर देखने को मिलती है। जैसे ही उसको रिकॉग्नाइज करते थे तो ये साइटोकाइन परफोरिन्स और गैलेंजाइम को रिलीज करते थे। रिकॉग्नाइज करने के बाद कि इन्होंने पहले ये पता चलाया कि ये सेल ने कि ये वाकई में इसके ऊपर CD19 लगे हुए या नहीं लगे हुए। अगर CD19 लगे हुए इसका मतलब ये बी सेल लिम्फोमा हो गया, मलिग्नेंट है। फिर वो रिकॉग्नाइज करने के बाद वही सेल कार्ड सेल साइटोकाइन परफोरिन्स गैलेंजाइम प्रोड्यूस करता था, बिल्कुल वैसे ही मारता था जैसे साइटोटॉक्सिक मारते थे, जिस तरह नेचुरल किलर सेल मारता था। तो ये सारी इम्यूनोथेरेपी हमने पढ़ ली। तो ये काफ़ी शॉर्ट सा चैप्टर था ट्यूमर इम्यूनिटी का, चैप्टर नंबर 67। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।